हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जिसको बेटा मेरी आवाज़ वॉइस क्लियर आ रही है, प्लीज़ हैंड रेस करिए। गुड। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। कल हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर अपना आगे कंटिन्यू करा था, जिसके अंदर हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को एक बार रिवाइज़ किया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने दो टाइप के इक्विलिब्रियम करे थे। एक करा था फेस ट्रांसफॉर्मेशंस और दूसरा करा था डिसोल्यूशंस। फेस ट्रांसफॉर्मेशंस हमने करा था जिसके अंदर फेस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, लिक्विड में। और उस प्रोसेस को हमने कहा था फ्यूज़न एंड बैक प्रोसेस, यानी कि लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो वो प्रोसेस क्या था, फ्रीजिंग। तो इस तरीके से हमने फ्यूज़न, फ्रीजिंग, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन, ये सारे फेस ट्रांसफॉर्मेशंस करे थे। उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशंस के अंदर हमने करा था डिस्कस सोल्यूबिलिटी फैक्टर। सोल्यूबिलिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की, तो सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, और वो भी किस स्टेज पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाली स्टेज पर। इसी तरीके से अगर हमने सॉल्युबिलिटी बतानी है किसकी, गैस इन लिक्विड की, तो जनरल सी बात है कि कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, यानी कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी है एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, वो डिपेंड करेगा किस पर, प्रेशर पर, कि कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है उस गैस पर, कितना प्रेशर हमने अप्लाई किया है उस गैस पर। फिर उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की फिजिकल इक्विलिब्रियम की कुछ करेक्टरिस्टिक्स करी, जिसमें से हमारे पास थी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कांस्टेंट हो गई थी, और हम जो है इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ अचीव किस में कर सकते हैं, क्लोज्ड कंटेनर में। कंसंट्रेशन जो है हमारी कांस्टेंट हो गई थी, और रिएक्शन अभी भी रुकी नहीं थी, मतलब प्रोसेस जो चल रहा था आइस का वाटर में कन्वर्ट होना और वाटर का आइस में दोबारा कन्वर्ट होना, ये जो प्रोसेस चल रहा था बेटा, ये अभी भी डायनेमिक था, यानी कि ये अभी भी चल रहा था, ये डायनेमिक था। ये हमने कल डिस्कस किया। अब हम, हाँ जी बेटा, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमने जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ये जो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये सिर्फ ऐसी रिएक्शंस में देखा जाता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में चलती हैं। ऐसी रिएक्शंस कहलाती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस की खास बात क्या है बेटा, सपोज करो आपका रिएक्टेंट एक्स है, और ये जो एक्स रिएक्टेंट है ये किसी प्रोसेस के जरिए वाई प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि एक्स किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, वाई में। सिमिलरली वाई कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू एक्स। तो ऐसी रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सके, दोनों डायरेक्शंस में जा सके, ऐसी रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जब टूटता है तो PCl3 और क्लोरीन गैस रिलीज करता है। अब यही अगर PCl3 और क्लोरीन गैस दोबारा से कंबाइन हो जाएं तो दोबारा से वो PCl5 बन जाएगा, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है, और रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही केमिकल इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। चाहे केमिकल हो चाहे फिजिकल हो, दोनों ही केस में हमने क्या देखा, दोनों ही केस में हमने देखा कि जो रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर केमिकल की बात करें तो रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए, और अगर फिजिकल की बात करें तो प्रोसेसेस रिवर्सिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आइस मेल्ट होती है वाटर में, और वाटर दोबारा से फ्रीज होता है आइस में, अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल नेचर। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस या रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। तो हमने देखा PCl5 गिव्स PCl3 प्लस में Cl2, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलिब्रियम। और क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम हुआ है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हुआ है, तो ये मॉलिक्यूलर केमिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इसी तरीके से, जैसे कि दो मॉलिक्यूल्स NO2 के,
2 मॉलिक्यूल्स NO2 के जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, N2O4। क्या बनाते हैं बेटा, N2O4। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल N2O4 का डिकम्पोज हो सकता है 2 मॉलिक्यूल्स NO2 के लिए। NO2 का जो बेटा कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन। ये एक गैस है जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और जो N2O4 है वो एक गैस है जो कि कलरलेस है। क्या है बेटा, कलरलेस। अभी हम इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, अभी हम ये बात कर रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल। मींस रेडिश ब्राउन से कलरलेस गैस बन सकती है और कलरलेस गैस से रेडिश ब्राउन गैस बन सकती है। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो सकते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकता है रिएक्टेंट में। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं टाइम के विद रिस्पेक्ट टू, टाइम के विद रिस्पेक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज के विद रिस्पेक्ट, यानी कि जो भी कंसंट्रेशन है किसकी, जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की, उसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू कैसे वो कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर इस बारे में हम बात करें तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के अंदर जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हुई तो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट थे। सिर्फ क्या प्रेजेंट थे बेटा, रिएक्टेंट्स। और जब थोड़ी रिएक्शन हो गई तो सिर्फ, तो दोनों प्रेजेंट होंगे, रिएक्टेंट भी प्रेजेंट होगा और थोड़े अमाउंट में प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर 100% रिएक्टेंट थे रिएक्शन की स्टार्टिंग में, तो अब नियर अबाउट 70% रह जाएंगे, रिएक्टेंट कम होंगे। और एक स्टेज ऐसी आएगी जब रिएक्टेंट हो जाएंगे 0%, यानी रिएक्टेंट रहेगा ही नहीं और सारे के सारे क्या रहेंगे, प्रोडक्ट। तो जब स्टार्टिंग हुई तो सिर्फ कौन था, रिएक्टेंट। बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों थे रिएक्शन के, और लास्ट में सिर्फ कौन बच गए, प्रोडक्ट। तो अगर मैं रिएक्टेंट की लाइन लगाऊं, मीन्स कहने का है कि अगर मैं रिएक्टेंट का ग्राफ ड्रॉ करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम ये देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज हो रही है ना। पहले 100 थी, फिर 70 होगी और फिर 0 हो गई, रिएक्टेंट खत्म हो गया। और प्रोडक्ट पहले 0 थे और बाद में क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। बाद में क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ये आपकी किसकी लाइन है, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है लगातार, और ये आपकी किसकी लाइन है, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ये ग्राफ बहुत ही आसान है। अब इस ग्राफ के अंदर एक ये पॉइंट है जिस पॉइंट पर कंसंट्रेशन जो है फिक्स हो जाती है, किसकी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या हो गई है बेटा, कांस्टेंट हो गई है। अब जैसे कंसंट्रेशन कांस्टेंट होएगी, हम इसको क्या मानेंगे कि ये किस स्टेज में आ गया, ये आ गया इक्विलिब्रियम स्टेज में। ये आ गया इक्विलिब्रियम स्टेज में। एक ऐसी स्टेज जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाता है बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ये दोनों जो रेट्स जब बराबर हो जाते हैं और कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। हम कहते हैं उसको इक्विलिब्रियम आ गया। तो करैक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं इस केमिकल इक्विलिब्रियम की, हाँ जी बेटा, जब मैं इसकी, ये बीच में से बेटा थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया। अब बात करते हैं किसकी बेटा, करैक्टरिस्टिक्स की। कल हमने करैक्टरिस्टिक्स किसकी करी थी, फिजिकल इक्विलिब्रियम की। आज हम करैक्टरिस्टिक्स किसकी कर रहे हैं, हाँ तो बेटा करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम। किसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की। केमिकल इक्विलिब्रियम की वैसे तो करैक्टरिस्टिक्स सेम है जैसे कि फिजिकल इक्विलिब्रियम की थी,
सबसे पहली बात क्या है, सेम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाती हैं। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं बेटा, कांस्टेंट हो जाती हैं। दूसरी बात जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये भी सेम ही है फिजिकल इक्विलिब्रियम जैसा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस क्या हो जाता है बेटा, सेम। रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, सेम। तीसरी बात अगेन सेम है, क्लोज्ड वेसल। सिर्फ जो इक्विलिब्रियम है वो क्लोज्ड वेसल में हो सकता है, किसके केस में, इन केस ऑफ गैसेस। अगर गैसेस नहीं है फिर तो चल जाएगा ओपन वेसल भी, लेकिन अगर गैसेस इक्विलिब्रियम, जैसे यहाँ पर था क्लोरीन गैस, यहाँ पर था NO2 गैस, तो अगर आप इसको ओपन कंटेनर में रखोगे तो ऑब्वियसली गैस निकल जाएगी। इसलिए हम जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ क्लोज्ड वेसल में ही अटेन कर सकते हैं, अब इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है जो कि हमें ऑब्जर्व होता है कि जो इक्विलिब्रियम है इट कैन बी obtained फ्रॉम आइदर साइड। ऐसा नहीं है कि फॉरवर्ड रिएक्शन से ही होता है, हमें पता है रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल। तो जो इक्विलिब्रियम है वो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों ही वे से निकाल सकते हैं। मतलब कहने का इक्विलिब्रियम स्टेज को हम अचीव कर सकते हैं रिएक्टेंट साइड से भी और प्रोडक्ट साइड से भी। इसका एविडेंस भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 राउंड बॉटम फ्लास्क लिए बेटा, एक जिसको मैंने लेबल A कर दिया, B जिसको मैंने लेबल B लेबल कर दिया, और एक लेबल कर दिया राउंड बॉटम फ्लास्क C। इस A वाले को मैंने रखा 0 डिग्री सेल्सियस पर, और मैंने ये रिएक्शन मिक्सचर डाल दिया, NO2 gives N2O4, यानी कि चाहे NO2 रखूँ चाहे N2O4 रखूँ एक ही बात है, NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मैंने ये रिएक्शन मिक्सचर इस A राउंड बॉटम फ्लास्क में डाला तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये कलरलेस हो गया। ये कैसा हो गया, कलरलेस। इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या प्रेजेंट है, मैंने क्या कहा था कलरलेस कौन सी होती है, N2O4। तो इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, N2O4। साथ के साथ मैंने क्या करा, ये जो C वेसल था इसके अंदर भी डाल दिया, लेकिन रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दी, 0 डिग्री सेल्सियस की बजाय यहाँ पर कितना रखा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा, 100 डिग्री सेल्सियस। अब इस टाइम ये रेडिश ब्राउन कलर का था, अब इस टाइम ये किस कलर का था, रेडिश ब्राउन का, क्योंकि NO2 का कलर क्या है, रेडिश ब्राउन। यानी कि इसमें N2O4 एग्जिस्ट कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट NO2। अब इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख दिया, इसको मैंने किस पर रखा, रूम टेम्परेचर पर, नियर अबाउट कह लो कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, नियर अबाउट किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, नियर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस पर मैंने रख दिया B वेसल को। तो इसका कलर क्या था, इसका कलर था पेल येलो, पेल येलो कलर समझ नहीं आया, इधर कलरलेस है, इधर रेड है, इधर पेल येलो क्यों, इन दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट था, रूम टेम्परेचर पर, इन दोनों का मिक्सचर प्रेजेंट था। यानी कुछ N2O4 के पार्टिकल्स होंगे, कुछ NO2O मीन्स कुछ N2O4 के होंगे, कुछ NO2 के होंगे, तो मिक्सचर प्रेजेंट था रूम टेम्परेचर पर, जिसकी वजह से कलरलेस और रेडिश ब्राउन दोनों इकट्ठे होने की वजह से ये कैसा हो गया, पेल येलो। अब ये जो पेल येलो कलर था, ये तीनों के तीनों वेसल हमने निकाल के, ये 0 पे रखा, ये रूम टेम्परेचर पे रखा और ये 100 पे रखा। इन तीनों वेसल्स को इस बार हमने एक साथ रूम टेम्परेचर पर ट्रांसफर कर दिया, इन तीनों वेसल्स को एक साथ हमने किस पे रख दिया बेटा, रूम टेम्परेचर पर। और रूम टेम्परेचर पर जैसे ही हमने साथ में रखा, A, B और C तीनों ही वेसल्स में, सारे के सारे वेसल्स का जो कलर है
वो हो गया पेल येलो। सारे के सारे वेसल्स का कलर क्या हो गया बेटा? पेल येलो। सारे के सारे वेसल्स का कलर हो गया पेल येलो। तो इससे क्या पता चलता है बेटा पेल येलो क्यों हुआ? पेल येलो हुआ इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए। चाहिए तीनों के तीनों किस में आ गए? इक्विलिब्रियम में। और क्योंकि जो ये ए है वो इक्विलिब्रियम में आया, इसका मतलब बैक रिएक्शन हुई। N2O4 था ना ए में, तो N2O4 इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ गया, यानी कि बैक रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई? बैक रिएक्शन हो गई। और क्योंकि सी रेडिश ब्राउन से पेल येलो में कन्वर्ट हो गया, यानी ये भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आ गया। तो NO2 से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आया, यानी कि NO2 से इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आया, यानी कि क्या हुई? फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है बेटा, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, यानी कि हम फॉरवर्ड यानी कि हम रिएक्टेंट्स से भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जा सकते हैं, और प्रोडक्ट से भी किस में जा सकते हैं? इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। रिएक्टेंट से भी जा सकते हैं बेटा इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, और प्रोडक्ट से भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जा सकते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम ला सकते हैं हम किसी भी साइड से। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए हम किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम ला सकते हैं। यही एक कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब? इट कैन बी ऑब्टेन्ड। इट का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक किसकी कर रहे हैं हम? इक्विलिब्रियम की। तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है, किसी भी साइड से इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करा और कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आपको। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। ये दो एग्जांपल दिए मैंने, एक ग्राफ से कंसंट्रेशन वैल्यूज निकाल के दिखाई आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जिसमें मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, ये किसी भी साइड से ऑब्टेन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करते हैं? वैसे तो बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, और इनर्ट गैस कोई डाल दें अगर हम तो, और कुछ भी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कैटलिस्ट भी एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। पता नहीं करता है नहीं करता, मतलब इसका कुछ इन्फ्लुएंस होता है, देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहला फैक्टर अब हम स्टडी करते हैं, जो कि क्या है? कंसंट्रेशन। जो कि क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। तो हाउ कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड, हाउ नहीं कंसंट्रेशन इज अफेक्टेड नहीं, हाउ कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, हाउ कंसंट्रेशन कैन अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। तो सीधी सीधी बात है बेटा, आपके पास एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? प्रोडक्ट्स में। तो ये जो रिएक्टेंट है बेटा, ये जो रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे। और यही अगर रिवर्सिबल रिएक्शन का केस हो, इक्विलिब्रियम हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, तो भी यही केस आएगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा, इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव होगा। तो इसका जो इफेक्ट है कंसंट्रेशन का, वो सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन से मिला। किससे मिला बेटा? लॉ ऑफ मास एक्शन से। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा? कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है किसी भी रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन। अच्छा बेटा, जहां पर भी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आए ना, इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलैरिटी। क्या होती है बेटा? मोलैरिटी। और मोलैरिटी क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है ना? तो आप इसको ऐसे
या फिर ऐसे नहीं लगाओगे, आपने इसको ऐसे ही लगानी है, जो ब्रैकेट है वो ऐसे ही रखनी है, आपने करली एरो या करली मीन्स ब्रैकेट या फिर अलग तरीके से ब्रैकेट को नहीं लिखना। तो इसका मतलब क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है बेटा, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स की नहीं प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स, रेज टू पावर देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये सिर्फ अप्लाई किस पे हो रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे। इरिवर्सिबल रिएक्शन पे सपोज करो ए है तुम्हारा रिएक्टेंट जो कन्वर्ट किस में हो रहा है, बी में। ए रिएक्टेंट है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। ए रिएक्टेंट है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड है रिएक्शन की, वो किस पे डिपेंड करेगी बेटा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल तो यहाँ पर कुछ है नहीं, 1 ही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, बी के। यही अगर बी मोल्स बन जाए बी के, ए मोल्स ए के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बी मोल्स बी में, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बी की पावर छोटा बी, क्योंकि छोटा बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और बी का मोलर कंसंट्रेशन है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है। इसलिए हमने इसको किस में लिखा है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब यही रिएक्शन अगर मैं रिवर्सिबल में लेके जाऊं, थोड़ी सी लंबी कर देते हैं रिएक्शन को, जैसे कि ए मोल्स ए के प्लस में बी मोल्स बी के, रिवर्सिबल होगी सी मोल्स सी और डी मोल्स डी के। ए मोल्स ए के, बी मोल्स बी के, सी मोल्स सी के और डी मोल्स डी के, ये आपस में क्या है, रिवर्सिबल नेचर है। यानी कि ए और बी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सी और डी में, और सी और डी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में। ए मोल्स ए के, बी मोल्स बी के कन्वर्ट हो रहे हैं सी मोल्स सी के और डी मोल्स डी में। तो अब यहाँ पर दो रिएक्शन बनती हैं, एक बनती है फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बनती है बैकवर्ड रिएक्शन। एक क्या बनती है बेटा, फॉरवर्ड रिएक्शन, एक बनती है बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है ना। तो दोनों पर अलग से अप्लाई होगा लॉ ऑफ मास एक्शन वाला रूल, दोनों पर अलग से अप्लाई होगा किसका रूल, लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो अप्लाई करने से पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के अगर साइन को हटा दूं मैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन रेट आर है, वो इज इक्वल टू में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दिया तो मेरे को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसको कहते हैं रिएक्शन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रिएक्शन कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, रिएक्शन कांस्टेंट, या फिर इसको रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं ना हम, तो रेट कांस्टेंट या रिएक्शन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, बी की पावर बी, बी की पावर बी। अब यही चीज हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए निकालते हैं। यही चीज हम किसके लिए निकालते हैं बेटा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके बराबर होएगा, रेट कांस्टेंट प्रोडक्ट सी की पावर सी डी की पावर डी, नंबर ऑफ मोल्स है ना ये। इसी तरीके से बैकवर्ड के लिए के बी। अच्छा, बैकवर्ड के लिए जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, ये दोनों बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो ए और बी बन जाएंगे ना, तो वो क्या बन जाएगा, ए की पावर ए बी की पावर बी। अब कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की, कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है। यानी कि इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों साइड भी तो बराबर होंगे, मतलब जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। यानी कि जो के एफ
C की पावर C है, D की पावर D है, वो किसके बराबर हो जाएगा? KB A की पावर A और B की पावर B के। अब मैं एक काम करता हूँ, ये टर्म हो गई, एक ये टर्म हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, 4 टर्म्स होगी ना ये। मैं इसको नीचे ले आता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ। ठीक है ना बेटा? तो मैंने इसको नीचे ले आया, यहाँ क्या बन गया? C की पावर C, D की पावर D, और इसको नीचे ले आया साथ में, A की पावर A, B की पावर B, और यहाँ क्या आ गया? KB बाय में KF, KB बाय में KF। ये दोनों कांस्टेंट है, तो इसकी जगह एक और नया कांस्टेंट आ गया KC। एक नया कांस्टेंट लगाया KC। इस KC को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस KC को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी खतरनाक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? रेशो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है बेटा? एक रेशो है। इधर रेशो है ना, एक रेशो है किसका? मोलर कंसंट्रेशंस का। रेशो है मोलर कंसंट्रेशंस का, और मोलर कंसंट्रेशन किसकी है? ऊपर किसकी है? ऊपर किसकी है? अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन को देखूं तो ऊपर क्या है? प्रोडक्ट है। ऊपर क्या है? प्रोडक्ट है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई है। प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई है तो मैं क्या कहूँगा? प्रोडक्ट का प्रोडक्ट है। तो रेशो ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स to that of reactants raised to power their number of moles. Raised to power their number of moles is called equilibrium constant. What is equilibrium constant? It is the ratio of product of, देखो कितनी बार ऑफर है, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेशो है। ये क्या है बेटा? रेशो है। प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब, इस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। रेशो है और प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है किसका? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, ये मोलर कंसंट्रेशन सी है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशंस का किसकी? प्रोडक्ट्स की। टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, टू दैट ऑफ रिएक्टेंट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए ये कांस्टेंट होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ, equilibrium constant is the ratio of product of molar concentration of products to that of reactants, each raised to power their number of moles, each raised to power their number of moles. So this is the definition of equilibrium constant. ये जो equilibrium constant है यही डायरेक्टली डिपेंडेंट है कि इक्विलिब्रियम कितनी जल्दी आता है। इसकी और भी बहुत सारी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंडीशंस हैं या कह लो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है।